हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। वेलकम टू जीएस विद नंदिनी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आपकी जो है पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा आपको लास्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था, जो हमने एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया था कि हम जो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप लोगों को कराने वाले हैं। ठीक है, किसकी? यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है आपकी जो है हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में ये हमारी पहली क्लास है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें हम पीवाईक्यूज जो है वो देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार अपना जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मेरा नाम है नंदिनी यादव। और अगर मैं अपनी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो मैंने बैचलर इन साइंस बीएससी किया है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में। साथ ही मैंने बैचलर इन एजुकेशन किया है, साथ ही मास्टर्स इन साइंस एमएससी जूलॉजी से, और मास्टर्स इन आर्ट्स एमए मैंने सोशियोलॉजी से किया हुआ है। वहीं दोस्तों, टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरा 4 साल से ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, और जिसमें मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो वनडे हमारे एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए बच्चों को पढ़ाया है। और वहीं अगर हम बात करें तो अभी लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आदित्य रंजन सर जो है, उनका जो एआर पब्लिकेशन है, वहाँ पर मैं जो है जीएस को के लिए जीएस जो सब्जेक्ट था उसको बच्चों को पढ़ाया करती थी। ठीक है, और जैसे अब हम यूपी पुलिस की क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए थोड़ा, मेरे को यूपी पुलिस का पता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 2017 और 18 में मैंने दोनों बार ही जब एग्जाम दिया था तो उसका रिटन जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है। 2017 और आई थिंक 18 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, फिजिकल ना हो पाने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्लास को स्टार्ट करने से पहले। अब हम बताते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो जो 2024 का यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे हम, उसमें जो हमारा 25 अगस्त को पेपर हुआ था ना 2024 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट जो थी हमारी मॉर्निंग वाली, उसमें जीएस के हमारे 38 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले थे। अब इन 38 क्वेश्चंस के हम देखेंगे आंसर, और आंसर के साथ दोस्तों हम देखेंगे इसकी व्याख्या भी, यानी कि हम सॉल्यूशन भी डिटेल में करेंगे। ठीक है, क्या हम सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे मैंने थंबनेल पे लिख रखा है 90% पेपर जो है यहीं से रिपीट होगा, तो इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चंस कि हमारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इट्स अबाउट कि क्वेश्चन में मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्या प्रदान करूंगी वो हमारी काफी डिटेल रहेगी, यानी कि उसमें हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आर्टिकल 12 के अंदर बताओ क्या आता है, तो हम सॉरी, अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में दे रखा है। तो जितने भी आर्टिकल ऑप्शन में दे रखे होंगे हम सबको जानेंगे, सही तो जानेंगे ही। तो इसी प्रकार से हम अदर ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यानी कि 38 क्वेश्चन से आप जो है इतनी इंफॉर्मेशन निकाल लोगे कि हमारे 100 क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो इसी के साथ जब हम सारे टेस्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो पाते हैं, तो उससे आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप क्वेश्चंस को सही टिक करोगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहीं पे स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लूँ, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो इस क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और ये जो क्लास रहने वाली है ये कैसी है, हमारी बाईलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में आपकी क्लास रहेगी। जब हम बात करेंगे हिंदी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश। ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो भी हिंदी में रहेंगे, इंग्लिश में, दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। और बोलने वाली तो ये है, ये सबके समझ में आती है, कोई उर्दू और फारसी तो है नहीं हमारी, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो क्लास है वो आपका रहने वाला है। इसमें हम सेट नंबर 1 जो है वो करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करें, बताइए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ये थोड़ा सा ना पुराना उसने क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था एक्चुअली 2024 में। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो जो हम सबके लिए बाउंसर होते हैं, सर के ऊपर से जाने वाले। ये मैं कहूँगी थोड़ा सा छोड़ने वाला टाइप क्वेश्चन ज्यादा था, क्योंकि 2016 का डेटा किसको ही पता होगा। चलिए, ठीक है, तो अब हम देखते हैं सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी। इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू बाय इन द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2016। तो कितने परसेंट से हमारी जो वृद्धि है वो आपकी देखने को मिली थी। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7.3% जीडीपी वृद्धि आपको देखने को मिली थी 2016 की
आपकी लास्ट में, ठीक है, एंडिंग सितंबर में। ओके, तो इस तरह के सवाल कई बार हमारे पूछ लिए जाते हैं। तीसरी तिमाही है या फिर ये हमारा दूसरी थी, समाप्त तिमाही, ओके ओके, समाप्त तिमाही में ये हमारा इसने पूछा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है देखने वाला। अगला सवाल है, ये हमारा काफी अच्छा सवाल है और यहाँ से आपका इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस ना वो बनते ही हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। जैसे आपको पता है ये है हमारा सूरज, ये हमारे सूर्य देवता, ठीक है, ये हमारा सन है अब, और ये है हमारी क्या, पृथ्वी। आप सबको पता है कि हमारी सूरज जो है चंद्रमा के चक्कर काटती है, इस तरीके से घूमती है। तो चंद्रमा की से जब रोशनी आती है उसको सूरज तक सूरज से जो रोशनी आती है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है। और लेट मी क्लियर माई सेल्फ कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, वो सूरज के चक्कर काटती है, सूरज का परिक्रमा काटती है, ना कि चंद्रमा। और चंद्रमा जो है वो हमारा पृथ्वी की परिक्रमा काटता है। तो सूरज से पृथ्वी तक सूरज की किरणों को पहुंचने में, सूरज की रोशनी को पहुंचने में कितना समय लगता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें समय की बात करेंगे तो याद रख लेना 8 मिनट और हमारे लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड जो है समय लगता है आपको सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो इसमें अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये आपका होता है, ठीक है। और प्रकाश की गति हमारी क्या होता है, हमारा प्रकाश पता है लाइट कैसे ट्रैवल करती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से आपकी जो है लाइट ट्रेवल करती है। आगे समझ में, ठीक है। तो इसमें, और हाँ, अगर मैं पूछूं इसमें से सेकंड पूछ ले अगर आपसे, तो आप निकालने बैठोगे, बहुत आसान है, ठीक है। निकाल भी सकते हो कि आप देखोगे 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो 16 into 8 कर दोगे, प्लस उसमें आप जो है 20 जोड़ दोगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 500 सेकंड। सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड, और मिनट्स में और सेकंड में पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड का हमारा समय लगता है, ठीक है। तो हो गया ना, 6 48, यानी 480 प्लस 20 सेकंड हमारा 500 हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। आपको पता है कि हमारा जब संविधान बना था दोस्तों, क्या बना था, हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमने काफी सारे देशों से, किसी से कुछ लिया, किसी से मौलिक अधिकार लिए, किसी से डीपीएसपी ली, किसी से कोई और हमने प्रणाली ले ली। तो अब ये पूछ रहा है कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है, ठीक है, हमारा पार्लियामेंट, क्योंकि अमेरिका में देखते हो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कैसा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वहां का प्रमुख होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कौन है, हमारे यहाँ पे कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। अगर आपने पॉलिटी ढंग से पढ़ी हो तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि जो शक्ति है ना, वो शक्ति सबसे ज्यादा हमारे किसके पास है, हमारे देश की जो संसद है उसके पास है। कायदे कानून बनाने की, लागू करने की सारी शक्ति हमारी किसके पास है, संसद के पास है। तो ये प्रणाली हमने कहाँ से ली, तो ये प्रणाली देखो हमने यूके से ली थी, यूनाइटेड किंगडम से। अच्छा, हमने ये क्यों ली थी, तो इतने सालों तक देखो हमारा 200-300 सालों तक आपका ब्रिटिशर्स हम पे राज करके गए थे, अंग्रेज, तो हम काफी ज्यादा ना आदी हो गए थे इस चीज के, हम यूज टू हो गए थे बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा यार इतना बड़ा देश है और इस चीज की हमको आदत भी है, तो हम क्यों ना संसदीय प्रणाली ही अपना ले लेते हैं, इतने दिन से चली भी आ रही है। तो हमने यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली को उठाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। अब अन्य विकल्प जैसे दे रखे कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया था, कुछ याद है आपको, तो कनाडा से लिया है हमने फेडरल सिस्टम। क्या लिया है हमने कनाडा से, कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय व्यवस्था। ओके, ये हमने ली है कनाडा से। संघीय व्यवस्था क्या होता है कि हमारा देश है पूरा बड़ा, वो देश एक आपका क्या है, क्या है देश हमारा, बताओ। देखो, एक है अमेरिका का फेडरल सिस्टम, अमेरिका की संघीय व्यवस्था। अमेरिका में क्या थे, चुटकू पुटकू से देश थे। इन्होंने क्या बोला, भाई हम आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग हैं पर काफी कमजोर हैं। तो ये सारे लोग साथ में आए और इन्होंने एक बना दिया, क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ पहले है इंडिया, बाद में है ये यूपी मध्य प्रदेश। कल को बोले उत्तर प्रदेश की नहीं, मेरी तो इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जमीन है, मैं अलग हो जाता हूँ, इतना लताड़े जाओगे ना तुम, ठीक है, फोर्स वोर्स देके सब तुम्हारे इमरजेंसी लगा दी जाएगी।
यानी कि हमारे यहाँ पे जो आपका केंद्र सरकार है उसके पास ज्यादा शक्ति है, राज्यों के पास नहीं है। राज्य तो हमने बाद में बना दिए हैं। क्यों बनाए? क्योंकि ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, शासन प्रशासन अच्छे से हो पाए, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से हो पाए सरकार है, तो हमने बना दिया। पर पहले है अखंड भारत, तुम आयो बाद में। अमेरिका में क्या है, पहले है देश, अमेरिका यूएसए आया है बाद में। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम, ये हमने कनाडा से लिया है, अमेरिका से नहीं लिया। ये हमारी जो संघीय व्यवस्था है। अब बात करते हैं हम यूएसए, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, याद है कुछ? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने देखा है ना, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची जो है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने अमेरिका से ली है, ओके, और सॉरी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और हमने बात करेंगे अगर यूएसए, तो यूएसए से हमने क्या लिया है, देखो मौलिक अधिकार जो है हमारे, क्या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिए हैं दोस्तों अमेरिका से, ठीक है, वो हमने लिए हैं अमेरिका से। आगे समझ में? अब हम चलते हैं हमारे आगे, ओके, एक सेकेंड, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमसीपी समझ में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है हमारा, इकोनॉमिक्स का ये हमारा क्वेश्चन था। तो एमसीपी की फुल फॉर्म में काफी इजी है, आपका हमारा आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसमें सही हो जाता है, ठीक है। यानी कि मौद्रिक नीति समिति जो है, हिंदी में बात करोगे तो मौद्रिक नीति समिति जो है इसको हम बोलते हैं। और ये क्या है, ये आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी होती है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक समिति होती है, सॉरी पॉलिसी बोल रही हूँ मैं, ये हमारी एक समिति होती है, किसकी, आरबीआई की। और ये हमारा बेंचमार्क ब्याज दर, यानी कि आपका रेट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेपो रेट हो गया हमारा, ठीक है, रेपो रेट वगैरह जो ब्याज दरें हैं, रेट्स हैं, उनको डिफाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो पूरी कमेटी बनती है ना, ये डिसाइड करती है, और ये बनाता कौन है, आरबीआई बनाती है, ठीक है। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं ये जान लो, देखो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करोगे, यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मौद्रिक नीति समिति को, तो इसमें 6 लोग होते हैं। अब 6 लोग में भाई आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, या फिर बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं, सॉरी बैंक ऑफ बैंक, जितने भी बैंक हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में दोस्तों 3 सदस्य तो हमारे आरबीआई के होते हैं, और 3 सदस्य हमारी किसके होते हैं, सरकार के होते हैं, ठीक है, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर होते हैं इस एमपीसी में, ठीक है। और ये हमारे 3 मतलब जो हमारी सरकार है उसको वो नियुक्त करती है। तो ये हमने सवाल देख लिया, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है, बताओ। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक, ये किसका है, किससे संबंधित है? थोड़ा सा भी याद हो आपको तो ये हमारा किससे, बुद्धिज्म से संबंधित है, किससे, बुद्धिज्म से। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा जोरिस्टर, थॉट्स ऑफ जोरिस्टर है, महावीर के उपदेश से, बुद्ध संघ के नियम से, या फिर संस्करण व्याकरण। बताओ। तो पहली बात तो मैंने बुद्ध, तो बुद्ध से रिलेटेड एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी। तो जो हमारा विनय पिटक है, तो वो हमको क्या दिखाता है, रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, जो बुद्धिस्ट के हमारे संघ होते थे उनके क्या नियम है, वो सारे के सारे इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बुद्ध धम्म संघ के नियम किसमें है, बौद्ध संघ के नियम, तो उस किताब का नाम है विनय पिटक, ठीक है। अब मैंने जैसे औरों की भी बात करी, सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक की बात क्या करोगे, उसमें क्या है, सुत्त पिटका, पिटाका भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो सुत्त पिटाका की बात करेंगे, इसमें क्या है, इसमें भगवान के उपदेश है, किसके उपदेश है हमारा, बताओ। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के आपके उपदेश हैं, भगवान बुद्ध के। अच्छा मैं सिर्फ इसमें आपको उपदेश ही लिख देती हूँ, भगवान, चलो, भगवान बुद्ध के आपका उपदेश, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के जो है उपदेश दे रखे हमको सुत्त पिटक में। और अभिधम्म में क्या है, अभिधम्म भी देख लो, अभिधम्म, ठीक है। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, और देखो अभी मेरा पेन टैप भी उतना बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, तो दैट्स वाई थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसमें किसके हैं हमारा,
इसमें बुद्ध धर्म के कुछ दार्शनिक विश्लेषण जो है वो दे रखा है अभिधम्म पिटक में। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो ये हमारा क्वेश्चन किससे हो गया, आपका हिस्ट्री से हो गया। बुद्धिज्म जैनिज्म हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी जाओ एग्जाम देने तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को अच्छे से पढ़ के जाना है तुमको। अगला सवाल है हमारा, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार होता है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग एंड रिलीजिंग दी जीडीपी डेटा? बताओ, जीडीपी डेटा को कौन रिलीज करता है? वित्त मंत्रालय हमारा, आपका एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या फिर हमारा क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड अगला आता है हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बताओ जीडीपी कैलकुलेशन का काम कौन करता है? जीडीपी कौन बताता है भारत की, कौन कैलकुलेट करता है और कौन रिलीज करता है जीडीपी? तो ये हमारा काम है। तुमको लगेगा यार आरबीआई करती होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं, ये हमारा कौन करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय हमारा करता है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय आय होगी और हमारा जो जीडीपी होगी उनके आंकड़ों को बताने की जिम्मेदारी एनएसओ को ही है। इसकी इंग्लिश में बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है एनएसओ? तो मिनिस्ट्री याद रख लेना, मॉस्पी। ठीक है, मॉस्पी के अंदर हमारा ये आता है आपका। और अच्छा, पहले ये काम कौन करता था? एनएसओ से पहले ये काम करा जाता था किसके द्वारा? सीएसओ के द्वारा। सीएसओ की क्या फुल फॉर्म है? तो सीएसओ मतलब कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और अब कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने जो है इतनी इंफॉर्मेशन आपकी देख ली जितनी भी आपके काम की थी। एक सेकंड देना। एक सेकंड। हाँ, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि क्राइम एंड पनिशमेंट जो है ये हमारा एक रशियन ऑथर ने लिखी हुई किताब है। तो ये जो है उस ऑथर का नेम जो है वो तुमको बताना है। तो क्या नेम है? पहला है लियो टॉल्स्टॉय, काफी फेमस ये ऑथर है हमारे। एंटोन चेखव, और हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्योडोर दोस्तोयेवस्की। नाम थोड़ा अटपटा है एक्चुअली में, सही भी उत्तर यही है। और हमारा है व्लादिमीर नाबोकोव। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो है हमारा फ्योडोर करके ही याद रखो। तो ये एक साइकोलॉजिकल हमारी जो किताब है, ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट इसका नाम है, और ये किसने लिखा है हमारा? तो फ्योडोर ने लिखा है इस किताब को। अब जैसे मैंने बताया लियो टोल्स्टॉय जो है काफी फेमस है, तो लियो टोल्स्टॉय के बारे में बताओ क्या है, क्या इनकी भी तो कुछ हमको तो जानना पड़ेगा ना, एक आध फेमस किताब। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी काफी फेमस जिसका नाम है हमारा वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस जो किताब है उसके लिए ये हमारा जाने जाते हैं, युद्ध और शांति इनकी किताब का टाइटल है। तो लियो टॉल्स्टॉय के बारे में भी ये हमको याद रखना है। अगला देखते हैं, देखो कैपिटल्स भी पूछी जाती हैं यूपी पुलिस में, पेपर में आती हैं कैपिटल्स काफी। तो जितने भी देश है ना उनकी तुमको कैपिटल याद रखना है, यानी कि उनकी राजधानी क्या है ये देख लेना, साथ ही साथ उनकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, ये भी हम जो है देख कर जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहला है लाओस की राजधानी क्या है, इसने पूछा है लाओस। तो लाओस की राजधानी क्या है? और अभी तो देखो आपको पता है वर्ल्ड वॉर तीसरा छिड़ने वाला है, मतलब ये सारे अरब कंट्रीज आपस में लड़े भिड़े मर रहे हैं, अमेरिका और ये सब। तो ये जितने भी देश हैं इनकी करेंसी याद रख लो। क्या क्या याद रखना है? इनकी कैपिटल याद रखनी है, इनकी करेंसी याद रखनी है, और इनकी संसद का नाम क्या है अगर कुछ स्पेशल है तो इनकी संसद का जो नाम है वो भी याद रखो। इनके प्रेसिडेंट कौन है ये याद रखो, प्रेसिडेंट है तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये कुछ देश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो तुमको याद करके ही चलना है। तो लाओस की राजधानी क्या होगी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस? काठमांडू, मस्कट, लीमा, या फिर हमारा वियतनाम है यार, ये क्या है?
ठीक है, वियंतियाने, ठीक है, ओके ओके, वो वियतनाम अलग है। तो इसमें हमारा सही कौन सी है, वियंतियाने ही इसमें सही है। लाओस की कैपिटल क्या हो जाएगी हमारे, वियंतियाने जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब काठमांडू तो तुमको पता होगी किसकी है काठमांडू, तो काठमांडू हमारी है नेपाल की। काठमांडू किसकी है, नेपाल की है। मस्कट किसकी है, मस्कट पता है किसी को, याद करने की कोशिश करो। अब ये हमारा गल्फ कंट्री है मस्कट, तो ये हमारी ओमान की है, ठीक है, ओमान की है मस्कट। लीमा कहाँ की है, लीमा काफी फेमस, ये हमारा पेरू की है। पेरू कहाँ पड़ता है, पेरू हमारा दक्षिण अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो पेरू की कैपिटल हो जाती है लीमा सॉरी। मस्कट ओमान की है, काठमांडू नेपाल की है। अगले सवाल पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्व नामित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। Which organization is responsible for smooth and predictable trading across the nation? कौन सा संगठन है, आपको पता है ना, देखता है कि WTO हमारा ट्रेड को वो करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। जो हमारा कोई ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस है जिससे कोई नुकसान हो रहा है तो उसको तुरंत से वो उस पर नजर लेगा अपना। तो ये कौन ट्रेड प्रैक्टिसेस को, जैसे हम अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ व्यापार कर रहा है, हम चाइना के साथ कर रहे हैं, किसी और देश के साथ कर रहे हैं, तो एक हमारा विश्व स्तर पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगी, ठीक है, कोई ना कोई संगठन तो होगा, नहीं तो सब अपनी मनमानी करेंगे। तो उसके लिए हमारा WTO, विश्व व्यापार संगठन, WTO। अब देखो WTO आया है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन तुमको देखनी है। सबसे पहले तो WTO की स्थापना दोस्तों कब हुई, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना की अगर बात करोगे तो हमारी हुई थी 1995 में। कब हुई थी, 1995 के अंदर तुम्हारी WTO की स्थापना जो है वो हमको देखने को मिली थी। अब इसका मुख्यालय एक और पूछा जाता है, तो मुख्यालय है हमारा जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा। अब जिनेवा कहाँ पड़ता है, बहुत ही सुंदर देश है हमारा, कौन सा देश है वो, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में इंग्लिश में लिख देती हूँ, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो कहाँ पे है हमारा, स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। स्थापना हुई थी 1995 में, तो ये आपको देखना है। तो ये हमारा, और हाँ ये लोन वोन देने का भी काम करता है, ठीक है। एक सेकेंड, लोन देने का काम ये क्यों करेगा, विश्व व्यापार संगठन WTO, अच्छा इतना ही याद रखो इसको इन्फॉर्मेशन। फिर हम अगर IMF की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका नाम से समझ आ रहा है मुद्रा, ये जो भीख मांगता रहता है ना, पाकिस्तान आए दिन पहुंच देता, माई बाप रुपए दे दो। अब देखो धुरंधर 2 मूवी आई है, इतना नलायक इतना बेगैरत लोग है ना ये, मतलब पाकिस्तान को क्या ही बोला जाए, ठीक है। धुरंधर 2 मूवी है, इन्होंने बोला भाई तुम्हारी मूवी ना 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर गई है, पाकिस्तान के लियारी पे बनी हुई है, तो भिखारी आ गए भीख मांगने कि कम से कम 500 करोड़ तो दो हमको। भाई काहे दिन तुमको, डायरेक्टर ने पैसा लगाया, हमने पैसा लगाया, हमने मूवी बनाई, ठीक है। अब तुम्हारे देश के चीजों को उठा लिया तो उसमें क्या है, तो ये बोल रहे हैं हमको 500 करोड़ रुपए दो जिससे हम लियारी का विकास कर सके। तुम भिख मंगे हो भाई, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, ये उनका काम है। हम थोड़ी ना मूवी बनाएंगे, टॉपिक उठाएंगे तो तुमको पैसा देंगे। अब कल को हम बोलेंगे कि हम जो है, जो हमारा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर हम बनाएंगे मूवी। अब इनको हमने, इनके जो अड्डे ठिकाने थे आतंकवादियों के, उनको हमने मारा था, धर गिराया था, तो ये बोलेंगे तुमने तो पाकिस्तान के ऊपर शूट करिए, लाओ पैसा दो। पागल वागल हो गए क्या, ठीक है। तो मतलब भीख मांगने की ना एक सीमा होती है। पाकिस्तान हाँ जब देखो कटोरा लेके पहुंच जाता है, IMF के पास पहुंच जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है, पैसा दे दो माई बाप, ठीक है। तो इसका एक ही काम परमानेंट है, पैसा मांगना, भीख, चाहे कहीं युद्ध हो रहा हो कुछ हो, ये सिर्फ एक चीज बोलेगा, पैसा दो। बेचारे क्या कर सकते हैं, अब भाई औलाद तो हमारी है। चलो अगले सवाल को देखते हैं हमारा। भारत में मोबाइल फोन पर GST दर क्या है, व्हाट इज द GST रेट ऑन मोबाइल फोन्स इन इंडिया। मोबाइल फोन्स पर GST रेट्स क्या है, बताओ कितना है अभी। तो इसका सही उत्तर है हमारा 18%। मोबाइल फोन्स पर हमारा कितना है, आपका 18% GST रेट है, ठीक है। अब लेकिन पहले कितना था, आई थिंक पहले जो है ना, ये जो रेट था हमारा, जितना मेरे को याद आ रहा है 12% था, ये 2020 में चेंज होके बढ़ा दिया है हमने, 18% कर दिया है। तो ये जो है याद रख लेना। आगे देखेंगे हम, आगे है GST परिषद में कितने सदस्य शामिल होते हैं, GST परिषद में,
ठीक है। जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी काउंसिल की बात करोगे तो इसके परिषद में दोस्तों हमारे 33 लोग होते हैं टोटल। कितने मेंबर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद काउंसिल में? कुल 33 सदस्य होते हैं। अब 33 सदस्य हैं, इन 33 सदस्यों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे कौन कौन? तो वो होता है वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी हमारी कौन है, आपकी निर्मला सीतारमन जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वो होते हैं इसके आपके अध्यक्ष। ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई कर लो कि 33 मेंबर होते हैं ना, तो 33 मेंबर इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर प्लस हमारा 32 मेंबर, ऐसे 30 होंगे, ये 33 होंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रख लेना, इसमें एक जो है केंद्रीय राज्य मंत्री भी होता है। एक क्या होता है हमारा? केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? एक सेकेंड, वो कुछ आई थिंक ग्लिच आ रहा है, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो हम जो है इस सवाल पे थे कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो हमने देखे 33 होते हैं। ठीक है, प्लस हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, एक राज्य मंत्री जो है होता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च? ओह, बढ़िया सवाल है भाई। अच्छा, मतलब किसी भी चीज पे अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, अगर मुझे रिसर्च करनी है तो मुझे सबसे पहला चरण क्या होगा? अब किसी चीज पे अगर शोध करना है, अनुसंधान करना है, तो सबसे पहले तुमको कॉमन सेंस लगाओ। क्या पता होना चाहिए तुमको पता होनी चाहिए प्रॉब्लम क्या है। आखिर प्रॉब्लम पता होगी तभी तो। ठीक है। आप इसीलिए आप जो है मॉक टेस्ट लगाते हो, अपनी चीजों को सुधारते हो। तो मॉक टेस्ट में सबसे पहले तुम क्या देखते हो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, फिर आप जो है उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो सेम वैसे ही आपको पता है जीएस मेरी है प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम का समाधान तो निकालना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज तो देखनी पड़ेगी। तो जीएस हमारी मजबूत होगी ऐसे धीरे धीरे करके। तो क्या है, अनुसंधान का सबसे पहला चरण होता है हमारा प्रॉब्लम की दिक्कत क्या है। इतनी दवाइयों के शोध होते हैं, इतनी सारी चीजों के शोध होते हैं हमारे, तो सबसे पहले तो वो देखते हैं अच्छा ये है प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, तो हम उस पर शोध क्यों करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च? तो रिसर्च का पहला स्टेप होता है सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, एक समस्या का चयन करना। नहीं, चयन नहीं करना, सबसे पहले पहचान करेंगे हम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। ओके, इसने सारे ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। समस्या की पहचान करना, या फिर हमारा सर्चिंग अ प्रॉब्लम। हाँ, तो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, तो इसमें हो जाता है समस्या की सबसे पहले आप करोगे पहचान। सबसे सटीक जो उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी ही रहेगा। ठीक है। तो ये हमेशा एक सवाल से शुरू होती है रिसर्च। तो जब सवाल पता होगा तो आप उसका समाधान भी निकालोगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो है 18 से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार क्या कहलाते हैं? ऑल ह्यूमन राइट्स ऑफ अ पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स आर नोन एज। ओके, बढ़िया है ये भाई, ये सवाल अच्छा था। तो क्या बोलोगे, 18 से कम का बच्चे को क्या हम मानते हैं, व्यस्क मानते हैं क्या? नहीं, व्यस्क नहीं मानते, अडल्ट नहीं मानते, हम क्या मानते हैं उसको, बच्चा है भाई तू तो। ठीक है, चुटकू पुटकू सा। बट अभी तो 12-13 साल के बच्चे ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं, बच्चे नहीं रहे वो अब। तो वो क्या, वो चाइल्ड में आता है, चाइल्ड राइट्स में। जैसे कि आपने देखा था हमारा वो वाला जो केस निर्भया कांड जो हुआ था हमारा। ठीक है, निर्भया कांड। तो निर्भया कांड में अगर आपको याद हो, एक लड़का हमारा छूट गया था। क्यों छूट गया था? उसको नाबालिग में आता था वो, ही वॉज लेस देन 18, 18 वर्ष से कम की जो है उसकी आयु थी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, वो मेरे गांव के पास भवानीपुर नाम का गांव है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ पे एक देवी का मंदिर है, हम लोग जाते हैं काफी पूजा वगैरह करने। तो ये वो लड़का वहाँ का है, उसको गांव में एंट्री नहीं देते, आया नहीं है वो तब से कभी। तो उसको वो छूट गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो नाबालिग था। अब नाबालिग 18 साल से कम है तो उसके खुद के अपने चाइल्ड राइट्स हैं, सो दैट्स वाई। तो ये आता है हमारा बाल अधिकार में। ठीक है, तो 18 से कम के बच्चे के कैसे अधिकार होते हैं हमारे, चाइल्ड राइट्स की श्रेणी में उनको
मान रखा जाता है। ठीक है, तो एक वयस्क के जो अधिकार हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम, सूक्ष्म सिंचाई कब से शुरू की गई थी? माइक्रो इरिगेशन वॉज लॉन्च्ड। सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन कब से शुरू की गई? माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, जानते हो? बताओ। देखो आज हमने देखा है हमारे सबके खेतों में ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए थे, होते हैं ना, ट्यूबवेल्स ऐसी तो लिखे हुए ट्यूबवेल्स वगैरह हैं। ठीक है, रात में पूरा पानी वानी चला छोड़ दिया, बह रहा है पानी इधर उधर, यानी कि इससे क्या हो रहा है, हमारा पानी की बर्बादी हो रही है, वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए, इसको सुधारने के लिए हम क्या लेकर आए थे? हम लेकर आए थे माइक्रो इरिगेशन, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई। इसमें ड्रॉप्स के माध्यम से जो है सिंचाई होगी, यानी कि पेड़ को जितनी पानी की जरूरत है हम उतना ही पानी स्प्रिंकल करेंगे, फालतू में पानी देने की जरूरत नहीं है, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रो इरिगेशन सबसे पहले जो हमारा आया था, आई थिंक 2006 में आया था। ठीक है, तो जनवरी 2006 में हम जो है इसको शुरू किया था। ठीक है, क्या है हमारा? पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा इसका उद्देश्य था। इससे मतलब पानी की बचत करना है और हमारा उपज को बढ़ाना है, ये इसके दो उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन फिर से यही है, क्या है ये? अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? टीबीटी, टीबीटी स्टैंड फॉर व्हाट? टीबीटी का क्या अर्थ है? एक्रोनियम, मतलब कि एक्रोनियम होते हैं, छोटे शब्दों में बदल देना। ठीक है, आज तो जैसे बहुत चलते हैं, गुड मॉर्निंग का तुमने जीएम बना दिया। अच्छा, एक मुझे आज तक समझ नहीं आया, ऐसे करके एफ वाई, नहीं क्या होता है, एफ वाई टी पी, बहुत लंबा सा एक एक्रोनियम चलता है ना सोशल मीडिया पे, उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? किसी को पता हो आप में से तो एक बार वो लिख के मेरे को बताना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसका टीबीटी का क्या अर्थ है, हमारा क्या मतलब है इसका? तो देखो टीबीटी जो है ना हमारा, इसका अर्थ है, ये एक्चुअली ट्रेंड चला था हमारा। ठीक है, कहाँ पे? इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, वहीं से उठाया है। देखो तुम्हारा जो कमीशन पेपर बनाने वाला है ना, वो भी बैठा रहता है कि क्या चल रहा है, ये तो तुमको पता होना चाहिए। तो इसका था, हमारा फुल फॉर्म थी थ्रो बैक थर्सडे। ठीक है, थ्रो बैक थर्सडे जो है वो इसका हमारा मतलब था। ठीक है, थ्रोबैक थर्सडे का मतलब है कि पुरानी कुछ आपको यादें साझा करनी है, ओल्ड मेमोरीज से रिलेटेड अगर आपको हम कोई पिक्चर शेयर कर रहे हो तो उसमें हैशटैग टीबीटी करके जो है लिख रहे हैं, यानी कि थ्रोबैक थर्सडे करके हमारा जो है एक हैशटैग चला था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्रिस्पर कैस9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। ओके, क्रिस्पर कैस9, ये तो बहुत बेसिक सवाल है अगर आपको पता हो। तो क्रिस्पर कैस9 ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं ये हम। तो इसका काम जीन एडिटिंग को, नई सामग्रियों का संश्लेषण यानी कि सिंथेसाइजिंग न्यू मटेरियल्स के लिए, डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स या फिर टीके बनाने, किसके लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है? तो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी जो होता है ना, जीन्स को एडिटिंग के लिए जो है करा जाता है। क्या? जीन्स को एडिट करने के लिए हम जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बायोलॉजिकल सीजर्स भी इनको कहते हैं, मतलब बायोलॉजिकल कैंचियां भी इनको कहा जाता है, बायोलॉजिकल सीजर्स। इससे क्या है, जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए को काटने का काम करते हैं ये। ठीक है, डीएनए को काटना है, जैसे यहाँ से उठाया डीएनए को कट करके दूसरी जगह पे आपने चिपका दिया, यानी कि एडिटिंग कर दी, तो इसी में इसका इस्तेमाल होता है हमारा। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को 2020 में हमारा नोबेल पुरस्कार भी दिया मिला था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या था? What is the theme of National Maritime Day 2024? नेशनल मैरीटाइम डे 2024 की थीम क्या थी? पहला है हमारा, भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा। भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले, यानी कि ओके, नेविगेटिंग, यहाँ पर डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, मतलब कि सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना, पहला ऑप्शन ये दे रखा है। अगला है सस्टेनेबल शिपिंग, हरित शिपिंग, और फिर हमारा अमृत काल इन शिपिंग। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? 2024 की बात करोगे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस की जो थीम थी वो थी हमारी नेविगेटिंग द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को नेविगेट करो, सुरक्षा हमारी पहले है। तो ये हमारा थीम था, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। और अच्छा अब ये बताओ, हमारा
राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते कब है? सोचो, याद करो, कुछ याद है कब मनाते हैं? तो ये हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को। अब देखो फिलहाल मेरे को याद नहीं है कि इस बार की थीम क्या है, पढ़ा तो है बट मेरे को अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी जाना गूगल पे और हमारा आपको देखनी है यहाँ पे हमारा कि आपका इस बार का हमारा कब था। देखो अप्रैल की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दी। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखना है कि इस बार की थीम हमारी 2000, अभी तो मार्च नहीं, तुमको 25 का देखना, 26 का देखना है, तुम्हारा एग्जाम जून में होगा ना। 2026 की थीम अगर आ गई हो अब तक तो एक बार देख लेना, ठीक है। 25-26 दोनों की देख लेना क्या है, क्योंकि पहले पूछा है तो दोबारा भी पूछ सकता है। अगला सवाल है पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस? अच्छा, प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है? प्री ट्रायल कब क्यों करते हो आप प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस? मतलब कि कोई भी आप जैसे रिसर्च कर रहे हो, ट्रायल कर रहे हो किसी चीज का, तो उससे पहले कॉन्फ्रेंस कर रख रहे हो, तो उस कॉन्फ्रेंस को रखने का उद्देश्य क्या हो सकता है, बताओ। पहला है टू कंडक्ट जूरी सिलेक्शन, जूरी सिलेक्शन के लिए, तुमको लगेगा हाँ। अगला है परीक्षण की तैयारी और निपटन विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। अगला है हमारा टू रेंडर अ फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम फैसला सुनाने के लिए तो नहीं, वो तो पोस्ट ट्रायल होगा। मामलों को खारिज करने के लिए नहीं। तो ये है हमारा प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस। ओके 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 ओके। हाँ, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा टू प्रिपेयर फॉर ट्रायल एंड डिस्कस द सेटलमेंट ऑप्शन। परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए जो है हमारा किसका क्या करते हैं, प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस को रखते हैं। ऑप्शन बी ये मतलब कुछ ऐसा मैं कहूँगी इसके लिए कोई किताब, ये वो वाला है ना कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, कितना आप सोच सकते हो किस तरीके से, तो उस टाइप का ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके और ये हमारा किस में होता है, मैंने उस वाले रिसर्च वाले ट्रायल बोल दिए, उसके लिए नहीं होता है। ये हमारे जो कोर्ट वाले मामले होते हैं ना, उनको कितना हो सकता है ट्रायल करके बाहर ही सिम डाले, कोर्ट में नहीं जाए, तो इसलिए ये हमारे ट्रायल्स जो है वो आपके चलते हैं। प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस जो है हमारा किया जाता है कि अगर संभव हो तो कोर्ट केस को हम बाहर ही क्या है निपटारा कर लेते हैं इसका, ठीक है, रफा दफा कर लेते हैं बात को, बताओ कितना पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम रखते हैं। अगला है सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। ओके, डैश इज द एक्ट ऑफ इंटिमिडेटिंग, हैरेसमेंट, डिफेमिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ मेंटल डिग्रेडेशन थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच है सोशल मीडिया। मतलब कि सोशल मीडिया पे आप किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते हो, रेप की धमकी नहीं दे सकते हो डीएम में, ठीक है, धमका नहीं सकते हो। ये सारी चीजें जो है एक प्रकार का ऑफेंस मानी जाएंगी, एक प्रकार का क्राइम है ये। तो वो किसके अंदर आता है वो क्राइम, बताओ किसके अंदर आता है? उस क्राइम को बोलते क्या है? क्रिप्टो जैकिंग, तो ये तो क्रिप्टो से संबंधित हो गया हमारा। पहचान की चोरी है नहीं, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी नहीं, वो तो पैसों से संबंधित हो जाएगा। तो ये है हमारा साइबर बुलिंग। ये किस कैटेगरी में आता है? साइबर धमकी यानी कि साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है, हमारा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सब लोग जानबूझ के, मतलब मैं बोलूंगी सोशल जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी लाइफ इजी नहीं है भाई। आए दिन कोई ना कोई आके बुली कर रहा है, इतना नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, तो काफी मेंटल ट्रॉमा से उन लोगों को गुजरना पड़ता होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका साइबर बुलिंग जो है वो बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, ये वाला टर्म भी ना काफी आपका चर्चा में रहता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट पता है क्या होता है? मतलब किसी व्यक्ति की आपने पहचान चुरा ली, ठीक है, आपने जो है किसी व्यक्ति की हमारी पहचान आपने जो है वो चुरा ली, और पहचान चुरा ली और उसके बाद कोई गलत काम कर रहे हो। जैसे अब मैंने क्या हुआ, अमिताभ बच्चन जी का मुखौटा पहन लिया, अब उस मुखौटा पहन के मैं गलत काम कर रही हूँ, तो वो क्या है कि उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को मैंने चुरा लिया। ओके, एक सेकेंड, हेलो हेलो, अभी करूंगी 5 मिनट, वो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास। ठीक है, तो हमारा उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, इसको हम कहते हैं। ओके, तो ये भी याद रख लेना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा हो जाता है सही आंसर।
अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन शेपिंग फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमीज? बताओ क्या है हमारा एआई का, क्या है एआई का क्या रोल है ग्लोबल इकोनॉमीज को शेप करने में? जो हमारा आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं है उनको शेप करने में, आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? एआई आपको पता है बहुत ज्यादा हमारा हर चीज में घुसा जा रहा है। आगे वाली दुनिया कहते हैं एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया। जिसने एआई सीख लिया वो तो सर्वाइव कर जाएगा, जिसने नहीं सीख लिया उनकी नौकरियां जाएंगी, ये सारी चीजें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा, यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है। अंतर को बढ़ाता है क्या? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नकारात्मक कथन है, ये गलत हो जाता है। अगला है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। सही बात है, इट ड्राइव्स इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, एंड द प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये काम को तेज कर देता है, यानी कि काम को तेज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना जब काम तेज हो रहा है। कोई काम को करने में मैं बोलती हूँ पूरा दिन 8 घंटे लग रहे थे, अब वही काम को एआई की मदद से सिर्फ 1 घंटे में कर पा रहे हो, तो 8 दिन का काम एक ही दिन में कर लोगे। मैथ्स में करें ना टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हमारे इनोवेशन को जन्म देता है, एक चीज को करने के 10 तरीके बता देता है ये तुमको। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हमारा, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। अच्छा, द फर्स्ट सक्सेसफुल इंस्टेंस ऑफ सत्याग्रह लेड बाय द महात्मा गांधी इन इंडिया। इंडिया में महात्मा गांधी ने कौन सा पहला सत्याग्रह किया था? बताओ, और जो कि सफल भी रहा था। खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली, अहमदाबाद या फिर हमारा चंपारण, कौन सा था? तो दोस्तों ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण। क्या हमारा चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण कब हुआ था पता है? 1917 में, 1917 में हुआ था। आप सभी को पता है कि गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका में रहे थे। साउथ अफ्रीका से गांधी जी जो है हमारा कब लौटे थे भारत? देखो, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन की तारीख तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है, कौन सा डे था वो तुमको बताना है। मैं यहाँ पे ईयर लिखूंगी। 1915 में भारत में हमारे महात्मा गांधी जी जो है लौटे थे। उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। डे कौन सा था? अच्छा, एक हिंट और दे देती हूँ, वो डे हमारा जनवरी में आता है। नहीं पता है तो एक बार कमेंट, सॉरी मतलब जाके गूगल से देखना, फिर कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो, याद तो रहेगा तुमको एटलीस्ट उसके बाद से। ठीक है, तो हमारा कब हुआ था? हमारा ये आपको 1917 में देखने को मिलेगा, हमारा चंपारण सत्याग्रह। ये हमारे जो हमारा इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के लिए था। हिस्ट्री में आप जो है इस चीज को देखते हैं। एक 3 कथीय सिस्टम हमारा उस टाइम पे चलता था, तो बेसिकली उस 3 कथीय सिस्टम को अबॉलिश करवाया था, खत्म करवाया था गांधी जी ने। तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। अभी लास्ट मास मूवमेंट था, और कहते हैं ये 1957 का जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का जो क्रांति थी भारत के अंदर, उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, मतलब पूरे देश में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा कब लॉन्च हुआ था, किसके? तो ये हमारा देखो क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था हमारा? क्रिप्स। को दोबारा से लिखती हूँ। चल क्यों नहीं रहा है भाई? हाँ, तो ये हमारा देखो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था। अब दो है, और ये हमारा स्टार्ट कब हुआ था आपका? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है कि 1942 में क्रिप्स मिशन के रिस्पॉन्स में हमने जो है स्टार्ट किया था। गांधी जी ने भाई यहाँ पे नारा दे दिया था कि डू और डाई, करो या फिर मरो। ये अंतिम क्षण होगा, या तो तुम आजादी ले लोगे या तो फिर हमेशा गुलाम बन के रहना। तो इस टाइम पे गांधी जी बोलते ना, हमेशा अहिंसा बोलते थे कि अहिंसा करो। लेकिन यहाँ पे हाँ, गांधी जी ने ये तो नहीं बोला कि हिंसा करो, लेकिन इस टाइम पे देखने लगा था कि अहिंसा का जो व्रत था गांधी का, कहीं ना कहीं तो टूटा था गांधी जी का।
क्योंकि अब जो हिंसा हो रही थी वाडेस पर, गांधी जी ने उसको कंडेम नहीं करा, उसको क्या उसकी आलोचना नहीं की। उनको भी समझ आ गया था कहीं ना कहीं कि ये लातों के भूत है, ये अंग्रेज जो है इस तरीके से तो मानने वाले नहीं है आसानी से। तो ये हमारा क्रिप्स मिशन के रिस्पॉन्स में 1942 में डू और डाई का, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था आपका, स्टार्ट हुआ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और ये जो क्रिप्स मिशन है ना, ये हमारा फेल हो गया था। ठीक है, और इसने बोला नहीं था कि हम जो है इंडिया को आज़ाद करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता, फुल इंडिपेंडेंस की गारंटी नहीं दी थी। तो उसके बाद में हमारा ये जो मिशन है वो स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? Which article of the Indian Constitution provides for the formation of new states and alteration of areas, boundary और name of the existing states? तो बताओ कौन सा वो आर्टिकल है। देखो अगर हमको कोई भी नया स्टेट बनाना हो, एक तो प्रॉपर नया स्टेट बनाना है, दूसरा बाउंड्री में चेंज करना है। जैसे ये स्टेट हमारा यूपी इतना बड़ा था, पहले बहुत बड़ा था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों को काट के अलग से इसमें से उत्तराखंड हमने बना दिया, यूके बना दिया। तो ये किसके तहत हुआ होगा, किस आर्टिकल के तहत? या फिर हमने किसी भी राज्य का नाम बदल दिया, उत्तर प्रदेश का नाम दोबारा से हमने यूपी यूनाइटेड प्रोविंस रख दिया। तो ये सब काम आप कर सकते हो अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत हम ये सब कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। ठीक है, और इसके तहत किसके पास ये शक्ति है दोस्तों? ये शक्ति आपकी राज्यों की सरकार के पास नहीं है, ये शक्ति पार्लियामेंट के पास है, देश की संसद के पास ये शक्ति है कि किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, वो किसी भी राज्य को, नए राज्य को बना सकती है, पुराने राज्य की बाउंड्री छोटी कर सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है, या नेम बदल सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। ये शक्ति है हमारा पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। ओके, अब आती है अनुच्छेद 2 की बात। 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 में है बाहर के नए राज्यों को संघ में शामिल करना। जैसे कि हमारा बात करें, कल को हम चाइना का थोड़ा सा पार्ट हथिया लेते हैं, मान के चलो, ठीक है, चाइना का, क्या लिख रही हूँ मैं, जैसे कल को हम चाइना का कुछ हिस्सा हथिया लेते हैं। अब हमारे यहाँ देश में चाइना पहले से तो नहीं है, अब चाइना का जो हिस्सा हथियाया हमने, उसको एक नया स्टेट बना दिया, उसको हमने एक नया राज्य घोषित कर दिया, यानी कि किसी और देश के हिस्से को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया और एक नया राज्य बना दिया। यहाँ पे जो आर्टिकल 3 में बन रहा है नया राज्य ना, वो आपका किसी बाहर से टेरिटरी नहीं आई है, हमारे देश की जितनी जमीन है उसी में बदलाव की है। जैसे यूपी और यूके के थोड़े थोड़े हिस्से लेके एक और नया राज्य बना दिया, यूके को कल को 2 में काट दिया, एमपी को कल को 2 में काट दिया, तो इसमें वो सब आते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 में होता है बिल्कुल ही नया राज्य, जो भारत का पहले हिस्सा ही थी ही नहीं वो जमीन, कल को पूरा पाकिस्तान हथिया लिया और बना दिया उसमें 4 नए राज्य, तो वो आर्टिकल 2 के तहत बनेंगे। ठीक है, तो ये अंतर हमारा समझ लेना आप। ओके, और ये जो है हमारा क्या आता है, ये 368 के अंदर इसको हम क्या नहीं मानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे कि ये आपका संविधान संशोधन के तहत नहीं आता है। ठीक है, ये राज्यों का नाम बदलना, नया राज्य बनाना, ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। अनुच्छेद 1 के अंदर की बात करोगे तो क्या है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है, भारत हमारा क्या है, भारत इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, ये हमारा आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 1 के अंदर। ठीक है, देख लिए, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती है? 2 प्रकार की जनरली हम फसलों को पढ़ते हैं, एक हमारी क्या होती है, आपकी रबी होती है, और दूसरी हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी कौन सी, याद है ना, कौन सी, खरीफ की फसल। ठीक है, दूसरी हमारी क्या होती है, आपका खरीफ की फसल होती है। तो रबी की फसल की बात करेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर तक ये बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से काटी जाती है। जिसमें हमारे एग्जाम्पल की बात करोगे तो वो आ जाता है हमारा गेहूं, वीट। ठीक है, गेहूं जो हो गया रबी की फसल है, अब जो कटाई उसकी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा आपका रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में, यानी कि हमारा अप्रैल से लेकर आपका जून तक लगभग, ठीक है, जून तक इनकी जो है कटाई चलती है। ठीक है,
जून तक इनकी कटाई चलती है। वहीं खरीफ फसलों की बात करेंगे तो खरीफ फसल में हमारी धान की फसल आती है, यानी कि ये हमारी क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, इनकी कटाई होने के बाद ये बुवाई होगी, फिर हमारा रबी की कटाई होने से पहले, रबी की बुवाई होने से पहले इनकी जो है वो हमारी कटाई हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन इंडिया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, इसका उद्देश्य क्या है? सीमा की निगरानी करता है ये हमारा, और टू रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान, या फिर हमारा टू मैनेज डिजास्टर रिलीफ। इसमें सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो आपका NSG की बात करोगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान को चलाते हैं। ठीक है, तो क्या है इनका? टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म एंड एंटी हाईजैकिंग एक्टिविटीज। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। और इसको हम एक चीज और याद रखो, NSG को हम किसके नाम से जानते हैं? कभी तुमने सुना है आपका क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक कमांडो बोल देते हैं, या फिर हमारा ब्लैक कैट कमांडोज बोल देते हैं, ब्लैक कैट कमांडो या फिर ब्लैक कमांडो भी हम जो है बोल देते हैं। वो किसको हम बोलते हैं? वो आपका NSG को ही हम जो है कहते हैं। ठीक है, और इसको बनाया कब गया था? जितना मेरे को याद आया, आई थिंक NSG को हमने बनाया था 1984 के अंदर, 1984 के अंदर हमने इसको बनाया था। और मेन काम इसका वही था कि हमारा जो है आतंकवाद से निपटारा करना, कभी इमरजेंसी सिचुएशन है उस टाइम पे। ओके, इसमें इंग्लिश ही कट गई है। ओके, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया का कौन सा देश? पवन ऊर्जा मतलब कि ये बात कर रहे हैं हमारा विंड एनर्जी की। किसकी? विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी के मामले में प्रोड्यूस करने के मामले, मतलब हम अपने बिजली बनाते हैं, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली किससे बनाई जाती है? विंड एनर्जी। विंड मिल लगती है, ऐसे करके देखा होगा आपने, लंबे लंबे चरखे लग रहे होते हैं और हवा से वो घूम रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, उसके साथ ही उस हवा से क्या, इनके अंदर टरबाइन्स लगी होती है, वो टरबाइन घूमती है और इन टरबाइन से हमारी बिजली बनती है। तो पवन ऊर्जा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसके मामले में हमारा भाई दोस्तों चाइना है। ठीक है, ये हमारी एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी होती है, तो इसमें है हमारा चाइना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अच्छा, जून 2024 तक। अच्छा, उसने पूछा था जून 2024 तक, अभी याद रख लेना उपराष्ट्रपति का नाम। ठीक है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ जून 2024? तो जून 2024 में हमारे कौन थे? तो वही जगदीप धनखड़ साहब थे, श्री जगदीप धनखड़ साहब जो है। बाद में आपने पता हो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे दिया कि बोला कि हमारा हेल्थ कंडीशन की वजह से। इन्होंने रीजन क्या दिया? हेल्थ कंडीशन। और पहले उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने अपने स्वास्थ्य को चलते हुए इस्तीफा दिया हो अपने पद से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, और ये हमारे कौन से नंबर के थे? 14वें थे, यानी अभी जो बने हैं तो उनका नंबर भी याद रख लेना, वो है हमारे 15वें, 15th। और नाम मैं नहीं बताऊंगी, तुमको पता होना चाहिए नाम, तो खैर सबको पता ही होगा, तो इसलिए लिख दो आप जो है कमेंट में कि अभी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं? आपका ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति। राज्यसभा के, ये हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति। ठीक है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ये हमारे आपके राज्यसभा के होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of the Indo-Japan Civil Nuclear Agreement signed in 2016? बताओ। अच्छा, इंडिया और जापान के बीच में ना एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट, परमाणु समझौता दोस्तों साइन किया गया था 2016 में। इसने पूछा है कि उसके समझौते का उद्देश्य क्या था। पहला है हमारा, ऑप्शन दे रखा है, पहला हमारा बैन ऑन न्यूक्लियर एनर्जी यूज, न्यूक्लियर की एनर्जी पे बैन लग जाएगा, यूज पे नहीं, बैन नहीं लगेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्री जोन, परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना करना, ये भी हमारा गलत हो जाता है। अगला है परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास करना, संयुक्त विकास नहीं करेंगे।
अगला है असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकरण हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में हमारा आपका एक सेकेंड, हाँ इसमें जो सही उत्तर होगा आई थिंक डी हो गया होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है एक्चुअली, कोऑपरेशन और पीसफुल पर्पस के लिए ही हम जो है क्या है इस चीज को बढ़ावा देंगे, अन्यथा नहीं। तो ये आपको याद रख लेना 2016 में हमारा शामिल हुआ है। पीसफुल क्या, जैसे कि अगर आपको न्यूक्लियर पावर से बिजली बनानी है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करोगे, ऐसे नहीं उठा के कल को किसी पे बम फेंक दो। ठीक है, तो नहीं। जापान तो आपको पता है बेचारा भोगी बैठा हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया था, तो वो तो बेचारा भोगी है। और दूध का जला कहते हैं ना, छाछ फूक फूक के पीता, वो वाला हिसाब है इसका। अगला है किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है, बताओ। मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड, जैसे कि ये है मेरा उत्तर प्रदेश और ये है मेरा बिहार। अब यूपी से कोई आदमी उठा, सुबह को अगले दिन पहुंच गए बिहार में, कि बिहार में देखेंगे हम काम करेंगे, बिहार में रहेंगे मौज करेंगे। अब ये बिहार से यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया, इस क्षेत्र में आया और इससे गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रवास। इसको हम बोलेंगे क्या आपका, दोबारा लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं प्रवास। और प्रवास करने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रवासी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। मृत्यु दर, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट बहुत बकवास ऑप्शन है, खुद से समझ आना चाहिए तुमको। क्या है, माइग्रेशन यानी कि प्रवास। ठीक है, जब लोग हमारा काम के लिए, काम हो गया या फिर शिक्षा हो गया, मजदूरी हो गई, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक राज्य से दूसरी राज्य भी जा सकते हैं, एक गांव से शहर भी जा सकते हैं, गांव से दूसरे गांव भी जा सकते हैं, या फिर एक देश से दूसरे शहर भी जा सकते हैं, लेकिन कहा जाएगा उसको क्या, माइग्रेशन। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय डैश की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इन विच ईयर वाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश। एएमयू, यूपी से हैं, जैसे आप सभी लोग यूपी की तैयारी ऑब्वियसली यूपी से होंगे, तो एएमयू जो है, मतलब काफी बच्चे बाहर के स्टेट से भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो एएमयू की स्थापना की बात करोगे दोस्तों, तो ये कब हुई थी, तो एएमयू की स्थापना हमारी हुई थी आपका 1877, 1875, 1901 या फिर हमारा 1920 में। अच्छा, देखो अगर मैं इसका सही उत्तर करती हूँ तो हो जाएगा हमारा 1875 में। ठीक है, अब 1875 में स्थापना कैसे हुई, तो 1875 में इसको पहले जो नाम दिया गया था ना, स्टार्टिंग में जो इसका नाम था, तो स्टार्टिंग में इसका नाम था मेयो, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मेयो नाम से। लेकिन अगर हम बाद में बात करेंगे, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम जो है ना, वो हमारा चेंज कर दिया गया, नाम कर दिया गया एएमयू। नाम एएमयू कब बना इसका, तो नाम एएमयू हुआ हमारा 1920 में। तो मुझे लगता है कि इसमें बी की जगह मेरे को डी ज्यादा सही लग रहा है, डी। तो डी हम ऑप्शन सही मारेंगे, एएमयू ही डायरेक्ट उसने पूछा है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सही। ठीक है, अब इसमें करी किसने थी इसकी स्थापना मेयो की, तो ये हमारा करी थी आपका, किसने करी थी, सर सैयद अहमद खान ने। किसने, हमारा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने हमारा 1875 में मेयो की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और सांस्कृतिक भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, बताओ। विच सिटी इन यूपी इज नोन फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजिंग हिंदी एंड संस्कृत। अब भाई किसको नहीं पता होगा, ये है हमारा बनारस जाना जाता है हिंदी विश्वविद्यालय, और हमारा क्या, हिंदी और संस्कृत के लिए हमारा कौन सा शहर, बनारस, क्या, वाराणसी। इसको मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, वाराणसी जो है हमारा, इसको हम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कैपिटल भी इसको कहा जाता है। भारत की, किसकी, सिर्फ यूपी की नहीं, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी इसको बोला जाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा क्या, आपका वाराणसी, जिसमें हमारा बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्र शास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। Which Indian economist is known for his work on welfare economics and received the Nobel Prize in Economics and Science 1998। तो वो कौन आपके अर्थशास्त्री थे और जो है हमारे भारत से, तो
आपने अगर अमर्त्य सेन का नाम सुना हो आप सभी लोगों ने, सही उत्तर इसमें अमर्त्य सेन भी है। ठीक है, अमर्त्य सेन हमारे इंडिया के थे, कहाँ के थे, हमारे भारत के थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और क्यों मिला था नोबेल प्राइज? ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। क्या लिखा था इन्होंने? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी व अकाल पर इन्होंने इनका वर्क था और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 के अंदर। ठीक है, किस कैटेगरी में? ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, जैन आयर किस लेखक ने लिखी है? विच ऑथर रोट द जैन आयरे? तो जैन आयरे भी इंग्लिश में बोल देते हैं जैन आयर। तो जैन आयर जो है एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? किसने लिखा है? पहला है हमारा एमिली ब्रोंटे, ये तो शायद मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। जॉर्ज एलियट, एनी ब्रोंटे, दो बार है। अच्छा, एमिली ब्रोंटे और एनी ब्रोंटे। फिर है हमारा शार्लोट ब्रोंटे। इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा शार्लोट ब्रोंटे आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, शार्लोट ब्रोंटे जो है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, मतलब ट्विटर डैश किस पर आधारित एक संचार मंच है? ट्विटर इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ट्विटर पे क्या करते हो? ट्विटर पे क्या करते हो तुम? छोटे छोटे अपने क्या लिखते हो? चैट, चैट नहीं बोलते हैं इसको, क्या क्या करते हैं हम इस पे आपका क्या करते हैं इसको? आई थिंक माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं इसको ना, माइक्रो ब्लॉगिंग। इसमें दे रखा है ईमेल है, चैट है, ओटीटी है, या फिर हमारा क्या है आपका, आई थिंक देयर इज, एक सेकेंड रुको, लोड हो रहा है वो। तो दूसरा क्वेश्चन खुल गया, वेट वेट वेट। हाँ, तो ये क्या है? ट्विटर एक किस पर आधारित संचार मंच है? ट्विटर इज बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, ईमेल पर, चैट पर, ओटीपी पर, या फिर हमारा एसएमएस पर। तो ट्विटर की दोस्तों बात करेंगे, इसमें ऑप्शन में मेरे को कोई तो गलती लग रही है आई थिंक। तो इनको पहले या तो होता है यहाँ पे ट्वीट्स, ठीक है, या तो हम इसको ट्वीट्स भी बोल देते जिसको हम पहले कहते थे। और ट्विटर का नाम अब चेंज करके क्या हो गया? एक्स हो गया है। इसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया? इसको किसने खरीद लिया? तो आपको पता होगा एलन मस्क ने इसको जो है हमारा खरीद लिया। तो उसके बाद इसका नेम हो गया हमारा एक्स। तो इसका इस्तेमाल होता है हमारा किसके लिए? माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं उसको, माइक्रो ब्लॉगिंग। इसमें ऑप्शन में कुछ गलती हुई है शायद। ठीक है, इसमें हम छोटे छोटे पोस्ट लिखते हैं जिनको हम बोलते हैं आपका क्या? ट्वीट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? इंडिया शेयर्स द लिपुलेख पास विद विच कंट्री? इंडिया जो है लिपुलेख पास किस कंट्री के साथ शेयर करता है, मतलब किन दो कंट्रियों के बीच में एक दर्रा है? दर्रा पता है क्या होते हैं हमारे? दर्रा जो दो स्थानों को जोड़ने का काम करते हैं उनको क्या पासेस बोलते हैं, हम दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा लिपुलेख, तो लिपुलेख दोस्तों हमारा भारत और नेपाल के बीच में है, इंडिया और हमारा नेपाल को जोड़ता है। ठीक है, तो लिपुलेख पास किस कंट्री के साथ शेयर करता है भारत? इंडिया एंड हमारा नेपाल। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और भारत के किस जिले में है ये? तो ये भारत के किस जिले में पता है? उत्तराखंड में, यूके। अब मैं यूके लिख रही हूँ, यूके से वो वाला यूके नहीं है, इट्स उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये हमारा आ जाता है। ठीक है, अगले कुछ देखते हैं हम। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा नेपाल तो होगा, लेकिन लिपुलेख दर्रा इंडिया नेपाल से होता हुआ ये जो जिस प्लेस को जोड़ता है उसका नाम है हमारा तिब्बत। यहाँ पे थोड़ा लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो भारत और तिब्बत को जो है ये हमारा जोड़ता है आपका लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और साझा किसके साथ कर रहा है इंडिया? तो वो नेपाल के साथ कर रहा है। इंडिया से आप जो है नेपाल होते हुए हमारा तिब्बत में आप जो है जा सकते हो। ठीक है, ओके। और यहाँ से एक चीज और है, अगर आप लोगों में से किसी ने मानसरोवर यात्रा करी होगी ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो ये हमारा क्या है? कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होते हुए होती है और इसको हम ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं। और इसमें हमेशा हमारा विवाद सा रहता है थोड़ा नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की करेंसी क्या है बताओ? साउथ कोरिया की करेंसी क्या है हमारी? वॉन है, रिंगिट है, युआन है, या फिर हमारा येन है? तो साउथ कोरिया की करेंसी है हमारा वॉन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है, वॉन। इसको साउथ कोरियन वॉन भी जिसको हम बोल देते हैं। और अगर हम बात करेंगे कुछ और ऑप्शंस की, तो बताओ और ऑप्शन के बता दो इसमें क्या होता है हमारा। आपका रिंगिट कहाँ की है, युआन कहाँ की है, और येन कहाँ की है? पहले सोचने की कोशिश करो। रिंगिट, युआन हमारी कहाँ की करेंसीज हैं बताओ। और येन, येन तो तुमको पता ही होगा जितना मेरे को लगता है। येन तो पता ही होना चाहिए या नहीं पता होगा? देखो, येन हमारी हो जाती है जापान की मुद्रा। येन हमारी कहाँ की है? आपकी जापान की मुद्रा है। और चीन की क्या है हमारा? चीन की है आपका युआन और रेनमिनबी। ये हमारी चाइना की हो जाएगी। ठीक है, चाइना की युआन भी बोलते हैं और हमारा रेनमिनबी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। उस अटैक का नाम बताना है, वेयर अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज इन्फेक्टेड विद इन अ कंप्यूटर वायरस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर, मालवेयर, फिशिंग, या फिर हमारा सॉफ्टवेयर? किस प्रकार का वो अटैक होता है? ठीक है, तो ये होता है हमारा मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक, तो इसमें क्या होता है, एक हमारा मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, इनबिल्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें हमारा या तो वायरस आ जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, या फिर हमारा वॉर्म्स आ जाएंगे, और या फिर हमारा क्या आ जाते हैं इसमें, ट्रोजन हॉर्स भी आते हैं। वो टाइप में आप जो है पढ़ोगे। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे आपका जो है 38 के 38 क्वेश्चन जो है काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कवर कर दिए हैं। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी सजेशन हो, देना हो, तो वो लिख सकते हो। बाकी अगर लोगों ने अभी तक आप लोगों ने देखो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे लिए भी मोटिवेशन चाहिए। स्टार्टिंग ही है, जस्ट 20 सब्सक्राइबर्स हैं, उस पर स्टार्ट करना और इतना क्वालिटी कंटेंट देना अपने आप में ही काफ़ी मेहनत भरा काम है और टाइम लगता है। मुझे पीपीटी भी खुद बनानी है और सारी चीज़ें करनी है, फिर एक्सप्लेन भी करना है, अपलोड भी करना है, सब चीज़ें हो गई। ठीक है, थंबनेल भी खुद से बनाना है। सो आई थिंक आई होप कि आप लोग सपोर्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लेक्चर को। ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने स्टेटस पे लगा दो, इंस्टा पे शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कमेंट से कोई पैसा वैसा नहीं आने वाला है, कुछ नहीं है। इससे इंगेजिंग बढ़ेगी, इंगेज बनेगी तो बढ़ेगी, तो यानी कि यूट्यूब जो है ज़्यादा रिकमेंड करता है हमारा, तो उससे ज़्यादा लोगों तक ये जो लेक्चर्स हैं वो हमारे पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी, आज का जो लेक्चर था उसमें हमारा यहीं तक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से अगले लेक्चर के साथ, और अगले लेक्चर में हम अगला कोई ऐसे ही सेट करेंगे जिसमें आपके टोटल 38 सवालों को हम डिटेल आज की तरह एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों का कोई भी सजेशन हो, कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओपन है, जैसा आप कहोगे वैसा हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलो बाकी दोस्तों अगर यहाँ तक आप देखे हो तो इट मीन्स आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का फॉर द सपोर्ट एंड फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।